हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एरोफ्लोट 593 के कैप्टन ने 35,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहे प्लेन में एक ऐसी गलती कर दिया जिसे सुधारने का उसे दूसरा मौका भी नहीं मिलने वाला था। उसने पायलट के सीट पर अपने 12 साल की बेटी और 15 साल के बेटे को बैठा दिया। जिन बच्चों को ठीक से साइकिल चलाना नहीं आता था, उनके हाथों प्लेन का कंट्रोल थमा दिया गया। फिर क्या था, अनहोनी तो होनी ही थी। अचानक से प्लेन 90 डिग्री रोल हो गया। इसके बाद ये आसमान से सीधे धरती की ओर गिरने लगा। कैसे कैप्टन की लापरवाही ने एक बड़े हादसे को अंजाम दे दिया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। एयरबस A310 का एक विमान जिसे रशियन एयरलाइन कंपनी एरोफ्लोट ऑपरेट कर रही थी, प्लेन में 63 पैसेंजर्स सवार हो गए। इस प्लेन को बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट कैप्टन एंड्री उड़ाने वाले थे। वही फर्स्ट ऑफिसर मिस्टर इगोर थे। A310 को उड़ाने के लिए 3 पायलट्स की जरूरत होती है, इसलिए एक और पायलट कैप्टन कुद्रिंस्की थे। इसके अलावा 9 क्रू मेंबर्स भी प्लेन में मौजूद थे। प्लेन में 63 पैसेंजर्स सवार हो गए। कुद्रिंस्की की 12 वर्षीय बेटी याना और 15 वर्षीय बेटा इल्डर भी प्लेन में मौजूद था। ये सभी हांगकांग छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। रात के अंधेरे में ये प्लेन हांगकांग के लिए निकल पड़ा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम भी बिल्कुल साफ था। कुछ ही मिनटों में ये प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड में जाके मस्त ऑटो पायलट में उड़ रहा था। प्लेन अपनी आधी दूरी तय कर चुका था। अब तक कैप्टन एंड्रे प्लेन को उड़ा रहे थे। फिर 4 घंटे प्लेन उड़ाने के बाद कैप्टन एंड्रे आराम करने के लिए कॉकपिट से बाहर चले गए। उनकी जगह पर अब कैप्टन कुद्रिंस्की आ पहुंचे। कुछ ही मिनटों तक उड़ान भरने के बाद उनके दोनों बच्चे कॉकपिट देखने के लिए आ गए। कैप्टन ने पूछा कि सीट पर बैठना चाहोगे? उसकी बेटी ने तुरंत कहा कि हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद वो सीट पर बैठ गई। प्लेन अब भी ऑटो पायलट में ही उड़ रहा था। याना ने पूछा कि क्या मैं योक को पकड़ सकती हूँ? कैप्टन ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। इस योक से तुम प्लेन को मोड़ भी सकती हो। यहाँ पर कैप्टन ने हेडिंग नॉब को थोड़ा सा रोटेट कर दिया और याना से कहा कि प्लेन के योक को मोड़ के देखो, प्लेन मुड़ रहा है या नहीं। जैसे ही उसने योक को रोटेट किया, प्लेन थोड़ा सा मुड़ गया। याना को लगा कि मैंने ही प्लेन को मोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल प्लेन इसीलिए मुड़ा क्योंकि हेडिंग नॉब को रोटेट करके ऑटो पायलट को कमांड दिया जा चुका था कि प्लेन को थोड़ा सा मोड़ दो। इसीलिए तो प्लेन मुड़ गया, इसलिए नहीं कि याना ने योक को रोटेट किया। इसके बाद कैप्टन ने वापस से हेडिंग को नॉर्मल कर दिया। ये सब करते करते करीब 7 मिनट गुजर गया। याना को नींद आने लगी, इसलिए अब कैप्टन का 15 साल का बेटा कैप्टन के सीट पर बैठ गया। जब उसके बेटे ने योक को रोटेट किया तो वो काफी हार्ड लग रहा था। उसकी बहन याना तो आसानी से योक को रोटेट कर पा रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो बच्चा अब जोर लगाने लगा, ये कहते हुए कि पापा ये मूव क्यों नहीं हो रहा। कैप्टन ने फिर से हेडिंग नॉब को रोटेट कर दिया। इसके कुछ सेकंड्स बाद प्लेन का योक इजीली मूव होने लगा। अब कैप्टन ने वापस से हेडिंग नॉब को नॉर्मल करते हुए अपनी बेटी से बात करने में बिजी हो गया। उधर 15 साल के बच्चे ने ये नोटिस किया कि प्लेन धीरे धीरे राइट की ओर मुड़ रहा है। करीब 3 मिनट गुजर चुका था। बच्चे ने अपने पापा से कहा कि ये प्लेन तो अपने आप मुड़ रहा है। कैप्टन भी हैरान होकर ये देखने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने ऑटो पायलट के स्विच को देखा। ऑटो पायलट अब भी एक्टिव था। तभी प्राइमरी डिस्प्ले में एक लाइन दिखाई दिया। ये लाइन एक होल्डिंग पैटर्न का था, मतलब कि जब प्लेन एयरपोर्ट में किसी वजह से लैंड ना कर पाए तो वो होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करता है। पायलट को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाइन अभी क्यों दिख रहा है। आसपास तो कोई एयरपोर्ट भी नहीं है और ना ही हम लैंड करने वाले हैं। पायलट्स इससे पहले कुछ समझ पाते, अचानक से वो लाइन गायब हो गया। इस लाइन ने कैप्टन के करीब 10-12 सेकंड्स बर्बाद कर दिया। इतने सेकंड्स में तो प्लेन 45 डिग्री झुक चुका था। प्लेन 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रहा था। 45 डिग्री में मुड़े होने की वजह से सारे लोग अपने सीट से चिपक चुके थे। फर्स्ट ऑफिसर कोशिश कर रहा था कि प्लेन को किसी तरह से सीधा किया जाए, पर ऐसा लग रहा था मानो ये योक काम ही ना कर रहा हो। वो बच्चा अब भी कैप्टन के सीट में बैठा हुआ था और वो उठ भी नहीं सकता था क्योंकि हाई जी फोर्स सभी को सीट से जकड़े हुए था। यहाँ पर सारे लोग अपने वजन से दोगुना वजन फील कर रहे थे हाई जी फोर्स के कारण। प्लेन धीरे धीरे और भी झुकता गया।
करीब 90 डिग्री तक ये झुक गया। प्लेन को इस तरह से डिजाइन नहीं किया जाता कि वो 90 डिग्री बैंक एंगल को झेल सके। जो कैप्टन 4 घंटों से प्लेन उड़ाकर रेस्ट करने के लिए चले गए थे, वो भी बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे ताकि प्लेन को संभाला जा सके। अब यहाँ पर योक में इतने सारे अनयूजुअल फोर्स लगाने के कारण प्लेन का ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। प्लेन के कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म हाई स्पीड स्टॉल कंडीशन का था। स्टॉल एक ऐसा कंडीशन होता है जब प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। प्लेन ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल में धरती की ओर गिरने लगा। एयरबस के प्लेन में एक टेक्नोलॉजी होता है, हाई एंगल ऑफ अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम, जो इस तरह के भयानक स्टॉल कंडीशन को भी संभाल सकता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन सिस्टम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है। इसके लिए ऑटो पायलट का ऑन होना बहुत जरूरी होता है और ऑटो पायलट तो कुछ ही सेकंड्स पहले डिस्कनेक्ट हो चुका था। अब प्लेन 39,000 फीट पर मिनट के स्पीड से सीधे धरती की ओर गिरने लगा और प्लेन सिर्फ 33,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। मतलब कि ये प्लेन 1 मिनट से भी कम समय में धरती से टकराने वाला था। फर्स्ट ऑफिसर अब तक बैंक एंगल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उन्हें पता चल गया कि हमारा प्लेन बहुत नीचे आ चुका है। कुछ ही सेकंड्स में ये धरती से टकरा जाएगा। इसलिए उन्होंने सारा जोर लगा दिया और योक को पीछे खींचना शुरू कर दिया। हाई स्पीड से नीचे गिर रहा प्लेन अचानक से ऊपर की ओर उठ गया। यहाँ पर पैसेंजर्स को ऑलमोस्ट 4.7 G फोर्स का सामना करना पड़ा होगा। 4.7 G ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था जो किसी कमर्शियल प्लेन के ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्ड किया। तेजी से नीचे गिर रहे प्लेन का नोज अचानक से ऊपर तो हो गया, लेकिन ये जरूरत से अधिक ऊपर हो गया। एयरबस A310 का इंजन इतना पावरफुल नहीं था कि वो वर्टिकली ऊपर की ओर उड़ान भर सके। इसीलिए कुछ हजार फीट ऊपर जाने के बाद प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। ये एक स्लो स्पीड स्टॉल कंडीशन था। वो बच्चा अब भी कैप्टन के सीट में बैठा हुआ था। प्लेन का स्पीड धीरे धीरे कम होता जा रहा था। यहाँ पर कैप्टन को वक्त मिल गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि सीट से हटो। इसके बाद फाइनली कैप्टन अपने सीट पर बैठ गए। अब क्योंकि ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया था, इस प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। इसीलिए एक बार फिर से प्लेन का नोज धीरे धीरे नीचे होने लगा और कुछ ही सेकंड्स में हुआ एक जोरदार धमाका। करीब 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंच गई। किसी की भी बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सभी 75 लोगों की जान चली गई। पैसेंजर्स के कपड़ों की पहचान करके डेड बॉडीज को पहचाना जा रहा था। 22 बॉडीज इतने बुरी तरीके से जल चुका था कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। कैसे एक ब्रांड न्यू आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस विमान क्रैश हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन की टीम के साथ साथ सारी दुनिया इस बात से अनजान थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पायलट के बॉडी के साथ साथ एक बच्चे की भी बॉडी है। इन्वेस्टिगेशन की टीम भी हैरान हो गए कि आखिर ये बच्चा कॉकपिट में क्या कर रहा था। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने ये रिकॉर्ड किया। प्लेन का दोनों इंजन ऑन था, यानी कि इंजन फेलियर क्रैश का कारण नहीं था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद ये पता चला कि कॉकपिट में 2 बच्चे भी दाखिल हुए थे क्रैश के ठीक कुछ मिनट्स पहले। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम भी स्पीचलेस हो चुके थे। आखिर वहाँ हो क्या रहा था। उन दिनों प्लेन के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। कोई भी कॉकपिट में दाखिल हो जाता था, लेकिन सीट पर बैठने का अलाउ नहीं था। हालांकि ऐसा करना उतना बड़ा क्राइम भी नहीं माना जाता था। मतलब कि हाँ भाई चलो, अगर सीट में किसी को बैठा दिया तो कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान देना। इस तरह से इन एक्टिविटीज को हल्के में ले लिया जाता था। अब क्योंकि दोनों बच्चों के पिता खुद एक कैप्टन थे, इसलिए वो बच्चे आसानी से कॉकपिट में एंटर कर गए। लेकिन सवाल तो ये आता है कि क्या सिर्फ कॉकपिट के सीट पर बैठने से प्लेन क्रैश हो सकता है? वेल, ये बात आसानी से हजम नहीं हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने पूरे रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना। उन्होंने पाया कि प्लेन में प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब उसके बेटे ने कहा कि प्लेन अपने आप मुड़ रहा है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी यही बयान कर रहा था कि प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ। कुछ ही महीने बाद पूरा केस सॉल्व हो गया। तो आइए समझते हैं आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत करते हैं जब प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ रहा था। 2 बच्चे कॉकपिट में दाखिल हुए।
कैप्टन ने नॉब को रोटेट किया और प्लेन थोड़ा सा मुड़ गया। यहाँ पर उसकी बेटी याना को लगा कि मैंने ही प्लेन को मोड़ा है, पर ऐसा नहीं था। हेडिंग नॉब को रोटेट करने से ऑटो पायलट को एक कमांड चला गया कि प्लेन को मोड़ना है और इस ऑटो पायलट ने प्लेन को मोड़ दिया। इसके बाद वापस से कैप्टन ने हेडिंग को नॉर्मल कर दिया। अब उसका बेटा कैप्टन के सीट में बैठ गया, लेकिन वो योक को मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर प्लेन को ऑटो पायलट उड़ा रहा था। कैप्टन अगर हेडिंग नॉब को फिर से रोटेट करता तभी तो ऑटो पायलट प्लेन को रोटेट करता, लेकिन इस बार कैप्टन ने हेडिंग नॉब को रोटेट नहीं किया था, इसलिए प्लेन सीधे उड़ रहा था। वहीं उसका बेटा योक पर फोर्स लगा रहा था प्लेन को मोड़ने के लिए, जिसकी वजह से प्लेन का एलिरॉन्स ऑटोमेटिक से मैनुअल में चला गया। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ऑटो पायलट प्लेन का स्पीड, एल्टीट्यूड और हेडिंग को कंट्रोल कर सकता है। प्लेन में रडर होता है जो साइड मूवमेंट कराता है, एलिवेटर अप डाउन कराता है और एलिरॉन्स प्लेन को मोड़ता है या रोल कराता है। ये तीनों कंट्रोल्स ऑटो पायलट ही करता है। जब कैप्टन के बेटे ने योक पर फोर्स लगाकर मोड़ रहा था तब उसे जाम इसीलिए लग रहा था क्योंकि योक को ऑटो पायलट ही कंट्रोल कर रहा था। मान लेते हैं एक प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जल्दी से जल्दी उसे राइट डायरेक्शन में मोड़ना है, लेकिन ऑटो पायलट तो प्लेन को उसी डायरेक्शन में उड़ाएगा ना जिस डायरेक्शन में उसे प्रोग्राम किया गया हो। तो क्या पायलट फिर से फ्लाइट कंप्यूटर में हेडिंग को टाइप करेगा ताकि कुछ सेकंड्स बाद प्लेन मुड़ जाए? वेल नहीं, ऐसा करने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि प्लेन की रफ्तार बहुत अधिक होती है। इसीलिए तो ऑटो पायलट में ये भी एडवांटेज होता है कि अगर ऑटो पायलट को कहा गया है कि आप सीधे फ्लाई करें, लेकिन पायलट इमरजेंसी के कारण योक को राइट डायरेक्शन में मोड़ देता है, तब ऑटो पायलट को समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर उस सिस्टम को बंद कर देगा जो प्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ता है, ताकि पायलट प्लेन को मैनुअली भी कंट्रोल कर सके। ठीक उसी तरह से अगर पायलट ऑटो पायलट के खिलाफ जाकर प्लेन के नोज को अप डाउन करता है तो प्लेन का कंप्यूटर ऑटो पायलट के उस सिस्टम को बंद कर देगा जो प्लेन के नोज को अप डाउन कराता है, ताकि पायलट खुद अपना डिसीजन लेकर प्लेन को कंट्रोल कर सके। फ्लाइट 593 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब उस बच्चे ने लेफ्ट की ओर योक पर ज्यादा फोर्स लगाया तो ऑटो पायलट ने एलिरॉन से खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि अब ऑटो पायलट प्लेन को रोल नहीं कर सकता था। यहाँ पर वो बच्चा ही था जो प्लेन को रोल कराकर झुका रहा था, लेकिन प्लेन का रडर और एलिवेटर अब भी ऑटो पायलट ही कंट्रोल कर रहा था। ऑटो पायलट ने ये नोटिस किया कि प्लेन रोल होते हुए नीचे गिर रहा है, इसलिए ऑटो पायलट ये कोशिश कर रहा था कि वो प्लेन को सीधा कर सके, लेकिन इसके लिए ऑटो पायलट को एलिरॉन्स का यूज करना था जो डिस्कनेक्ट हो चुका था। इसलिए वो सिर्फ रडर और एलिवेटर का इस्तेमाल करके प्लेन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में प्लेन और भी झुकता गया, करीब 90 डिग्री तक। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट ऑफिसर ने कोशिश नहीं किया। फर्स्ट ऑफिसर योक को लेफ्ट की ओर मोड़ रहा था ताकि प्लेन के राइट डायरेक्शन में झुकाव को कम किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन के सीट में बैठा वो बच्चा प्लेन के योक को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पीछे से उसका पिता यानी कि कैप्टन अपने बेटे को रोटेशन होल्ड करने के लिए कह रहा था, और वो 15 साल का बच्चा ये समझ ही नहीं पाया कि होल्ड करना यानी कि प्लेन को झुकाव को रोकना। इसके लिए उस बच्चे को योक को लेफ्ट की ओर मोड़ना चाहिए था। प्लेन का दोनों योक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर एक को लेफ्ट की ओर मोड़ा जाए तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन अगर दोनों योक को एक ही डायरेक्शन में ना मोड़ा जाए तो प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कैप्टन इधर जाना चाहता है और को पायलट उधर। दोनों की केमिस्ट्री मिल नहीं रही है। ऐसे कंडीशन में प्लेन का योक ठीक से काम करना बंद कर देगा। फ्लाइट 593 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस हादसे को शुरुआत में ही रोका जा सकता था जब प्राइमरी डिस्प्ले में एक लाइन दिखाई दिया। जब पायलट ऑटो पायलट के खिलाफ प्लेन को मोड़ने की कोशिश करता है तब कंप्यूटर एक फॉल्स रास्ता दिखाने लगता है। दरअसल यहाँ पर वो बताने की कोशिश करता है कि अगर आपको मुड़ना है तो आप इस रास्ते से मुड़ सकते हैं। यहीं पर पायलट्स को समझ जाना चाहिए था कि ये प्राइमरी डिस्प्ले में लाइन बस इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑटो पायलट का कुछ हिस्सा डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर फुल्ली ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए कोई अलार्म भी नहीं बजा। मे भी इसीलिए पायलट को इस बात पर यकीन हो गया कि प्लेन तो ऑटो पायलट में ही है, जबकि वो एलिरॉन से डिस्कनेक्ट हो चुका था। यहाँ पर बैक टू बैक बहुत सारी गलतियां हुई और ये सारी गलतियां मिलकर एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।